नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंस क्लासेस में। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर रहा था उसके बारे में हम कुछ मेन बातों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। हमने कल पढ़ा था केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस में हमने पढ़ा था दूध का खट्टा होना, भोजन का पकाना, भोजन का पाचन करना, ये सब चीजें हमने केमिकल चेंजेस में पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था केमिकल चेंजेस के लिए केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने उन केमिकल रिएक्शंस को वर्ड्स की फॉर्म में, शब्दों के रूप में हमने उनको प्रदर्शित किया था। सबसे लास्ट में हमने उन वर्ड्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी थी। जैसे हमने कल एक छोटा सा लिया था एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हमारी वर्ड की फॉर्म में है, शब्द के रूप में हमने ये समीकरण लिखी है। लेकिन यहां नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसको कंकाली समीकरण कहेंगे। अर्थात ये समीकरण हमारे लिए एक स्केलेटन की तरह काम करता है, एक ढांचा है, नंबर ऑफ एटम्स इसमें चेंज हो सकते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा कंकाली समीकरण से या जो स्केलेटल रिएक्शन है उससे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डिराइव करना। इसके लिए हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ना लेके कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या संतुलित रासायनिक समीकरण को एक्सप्लेन करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, ये रासायनिक समीकरण है, ये हमारी संतुलित है। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। लेकिन हमें स्केलेटल रिएक्शन से, स्केलेटल जो केमिकल इक्वेशन हमारे पास थी उससे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे उसके बारे में हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। यहां जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है हमारा जिंक सल्फेट और इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहां हमारे पास जिंक रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी एक एटम है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास 2 ही एटम है। सल्फर एक है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। ये रिएक्शन हमारी ऐसी है जो स्केलेटल रिएक्शन तो है लेकिन बैलेंस्ड भी है, अपने आप में ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। कुछ एग्जांपल ऐसा, कोई एग्जांपल ऐसा आ सकता है हमारे सामने जिसमें स्केलेटल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में डिफर करते हैं, बराबर नहीं आते। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आयरन और वाटर की रिएक्शन का। आयरन प्लस वाटर, लोहा जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यहां हम इस रिएक्शन को यदि देखें तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग नंबरिंग है। जैसे यहां आयरन 1 है, वहां आयरन 3 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 2 है। ये इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी डिफर कर रहा है। जब हमारे पास कोई इस तरह का एग्जाम्पल आता है
जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स डिफर करते हैं तो उनको हमें बैलेंस करना होता है। वैसे तो हायर क्लासेस में जाके ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो हमारा टॉपिक अब चल रहा है इसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एक छोटा सा आप ट्रिक ध्यान रखेंगे जिससे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में देखें, जिस किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है, जैसे हम यहां देखें नंबर ऑफ एटम्स 1 है, यहां 2 टाइप्स ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम्स 3 है, यहां हमारे पास टोटल 7 एटम्स हैं, यहां 2 है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा एटम बनते हैं आयरन ऑक्साइड में। अब हमें आयरन ऑक्साइड वाले एटम्स को बैलेंस करना है बाकी सभी के साथ। बैलेंसिंग में हमें एक जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये भी हो सकती है, बैलेंसिंग करते टाइम आपने किसी भी मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ एटम्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब आयरन यदि है तो आप इसको इस तरह से स्क्वायर बॉक्स में डाल दें। इट मींस आप आयरन, जो हमारे पास आयरन का एटम है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां कुछ और ऐड नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, इनको 3 नहीं कर सकते। ऑक्सीजन हमारे पास 1 एटम है, इसमें 2 नहीं कर सकते। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है हमें। अगर हमें कहीं भी इनके नंबर ऑफ एटम्स को यहां चेंज कर देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन हमारी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। इसी तरह से हमने इनको भी स्क्वायर बॉक्स में रख दिया। इट मींस हमें इनके नंबर को चेंज करना है, नंबर ऑफ एटम्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। नंबर को कैसे चेंज करना है, जैसे H2 है, आप इसको H3 नहीं करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा 1H2 है, इसको 2H2 कर सकते हैं, 3H2 कर सकते हैं, 4H2 कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन आप इस H2 को H1, H3, H4 इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ये किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिस्टर्ब कर देता है। चलो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें। नंबर ऑफ एटम्स आयरन के कितने हैं, 3 है, यहां कितने हैं, 1 है। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ आयरन एटम्स इक्वल हो जाएंगे। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब ऑक्सीजन एटम्स यहां कितने हैं हमारे पास, 4, यहां कितने हैं, 1। हमें कैसे बराबर करना है इनको, इस पूरे सब्सटेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से गुणा कर देना है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 4, यहां भी ऑक्सीजन 4। अब हमारे पास इस पूरे सब्सटेंस का जो आयरन का ऑक्साइड है, इसके एटम्स दोनों साइड में इक्वल हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को इधर देखेंगे कैलकुलेशन से, कितने हैं, यहाँ 8 एटम्स हैं, 8 एटम हाइड्रोजन के, यहां कितने हैं, 2 हैं। इनको बैलेंस करने के लिए बड़ा सिंपल है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दोनों साइड में 8 हो जाएंगे। सो जो हमारी केमिकल इक्वेशन थी, इसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए। कैसे करेंगे, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जिसमें ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट साइड, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट साइड। हिंदी में हम इनको कहेंगे ये हमारे पास अभिकारक हैं, ये हमारे पास उत्पाद हैं। देखो रिएक्टेंट साइड में आयरन, जैसे हमने यहां लिख दिया आयरन Fe, कितने हैं, 3, ये हमने बैलेंस कर दिया है, उसके बाद की टेबुलेशन है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, बैलेंस करने के बाद 4 हैं, 4 पूरे मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब टोटल 8 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में तो 1 है, लेकिन हमारे पास ऐसे 4 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन हो गए 4। इसी तरह से हम प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। आयरन कितने हैं, 3 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास है 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 8। अगर हम इसको देखें तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है। ये हमारी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग हो गई।
अगर हम इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहें कि इस केमिकल इक्वेशन से हमें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी रिएक्टिंग स्पीशीज के जो अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं और जो उत्पाद हमारे पास बने हैं उन सभी की फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी है। फिजिकल स्टेट कैसे, जैसे आयरन है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है, तो आप इसके साथ लिख देंगे ब्रैकेट में S मींस सॉलिड। H2O हमारे पास है, H2O क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड स्टेट में, द्रवित अवस्था में है, इसलिए आप इसको लिख देंगे ब्रैकेट में L। नेक्स्ट जो हमारे पास है आयरन का ऑक्साइड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है, इसके ब्रैकेट में आप लिख देंगे S। हाइड्रोजन है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस सब्सटेंस होता है, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे G। अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए हमें इनकी फिजिकल स्टेट भी दर्शानी होती है कि रूम टेम्परेचर पे ये किस अवस्था में पाया जाता है। जैसे आयरन के ब्रैकेट में आपने लिख दिया S। ध्यान रहे हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस पहले कर लिया है, अब इस इक्वेशन के फिजिकल स्टेट्स को हमने मेंशन करना है। जैसे आयरन है सॉलिड स्टेट में है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्ट करने वाले 3 है, प्लस 4H2O ये लिक्विड स्टेट में है, इसके ब्रैकेट में हमने लिक्विड लिख दिया। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप इसको लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये हमेशा स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में इसके साथ रिएक्ट करता है। जब लिक्विड स्टेट में रहता है तो इसकी रिएक्शन नहीं होती, गैसियस स्टेट में आते ही ये रिएक्शन करता है, इसलिए हम इसको गैसियस स्टेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऑन रिएक्शन आयरन का ऑक्साइड बना है जो कि सॉलिड स्टेट में है, और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास गैसियस स्टेट में है। इसको मैं एक बार दोबारा से लिखता हूं, हाइड्रोजन हमारे पास गैसियस स्टेट में है, इसके लिए हमने G सिंबल मेंशन कर दिया है। मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हमें यह ध्यान देना है कि जो स्पीशीज आप रिएक्शन में ले रहे हैं वो किस फिजिकल स्टेट में होनी चाहिए। जैसे आयरन है सॉलिड स्टेट में है, H2O है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब ये रिएक्शन करता है तो गैसियस स्टेट में ही रिएक्शन करता है। आयरन ऑक्साइड हमारे पास आया है, फेरिक ऑक्साइड, ये सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन जो बना है वो हमारे पास गैसियस स्टेट में। ठीक है, इससे आगे जो हमारा टॉपिक है, अगर हम इसको और भी इंफॉर्मेटिव बनाना चाहें तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये रिएक्शन जब होती है तो इसमें हमारे पास हीट जनरेट होती है या हीट हमें इसको सप्लाई करनी पड़ती है। अगर इसमें से हीट निकलेगी तो अब इधर हीट लिख देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे व्हाइट वॉश करते हैं घरों में, उसमें हमें लाइम लेना होता है, चूना, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है सॉलिड स्टेट में। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर होता है हमारे पास लिक्विड स्टेट में, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो सब्सटेंस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके ब्रैकेट में हमने लिख दिया AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस को हम समझेंगे जो पानी में घुला हुआ है। एक्वा का मतलब होता है वाटर, एक्वस का मतलब होता है जो पानी में घुला हुआ है। ये जो रिएक्शन होती है जनरली आप घरों में देखते हैं, जब किसी भी लाइमस्टोन से चूने के पत्थर को, जो हमारे पास क्विक लाइम है, चूना है, उसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट होती है। तो हीट जब जनरेट होती है तो आप इसको प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, मतलब
कि आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना है, इसके साथ साथ हीट भी बनी है। अगर ये हीट हमें सप्लाई करनी होती तो इधर लिखते, लेकिन इस रिएक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हीट जनरेट हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट की साइड में ही मेंशन करेंगे। जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें से हीट निकलती है, इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्स में यह भी पूछा जा सकता है व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो आप लिखेंगे द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज इवोल्व्ड, मतलब जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इससे आगे हमें, जैसे हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने उसके फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दिया है। अब हम अगले लेक्चर वीडियो में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।